दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अवर न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर, बहुत ही इजी सा चैप्टर, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो चैप्टर है उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा और मैं आपको विजुअलाइज कैसे हम इस चैप्टर को कर सकते हैं और विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और विजुअलाइज करते करते पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पर मेमोराइज अकेला नहीं करना है, लेकिन उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग पूरी आ जाएगी। यहाँ पर उस तरीके से ही मैं पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। यहाँ पर यूक्लिड भैया जो थे, मैंने ये जो 3 दिन गुजारे दोस्तों, यहाँ पर सोचता ही रहा, यहाँ पर विजुअलाइजेशन करता ही रहा कि कैसा था ये सब कुछ, और बहुत ही दोस्तों मजा आ गया। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हम देखते हैं आगे। अब तो मैं यहाँ पर आपकी जो पीपीटी है वो यहाँ पर खोल देता हूं और बहुत ही अच्छी सी पीपीटी मैंने बनाई है। और ये पीपीटी और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में से मिल जाएगी, तो वो दोस्तों चैनल ज्वाइन कर देना। अब मैं यहाँ पर पीपीटी ओपन कर देता हूं। ओके दोस्तों, तो आ गया हमारा चैप्टर द आर्किटेक्चर ऑफ लॉजिक एंड इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आप देख सकते हो दोस्तों कि एंशिएंट टाइम में जो भी यहाँ पर पिरामिड और जो भी कंस्ट्रक्शंस थे तो वो कैसे किए होंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड ने ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी सी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका प्रोग्रेस कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक रिवर थी, उसमें फ्लड आ गया। ओके, तो आसपास के जो फील्ड्स थे, हम बोलते खेत, वो खेत में पानी भर गया और खेत की जो बाउंड्री थी वो सारी यहाँ पर रिमूव हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। और जब फ्लड चला गया तो किसी को पता नहीं चला कि हमारा खेत कितना बड़ा था। तो फिर लोगों ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि खेत के एरिया को मेजरमेंट करके रखेंगे कि दूसरी बार ऐसा फ्लड आए तो हमारा जो खेत है उसकी हम उसका ग्राउंड, ओके, उसकी जो लैंड है वो मेजरमेंट करके वापस अपनी उतनी जमीन वापस ले सके। ओके, तो वैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एरिया फाउंड करने का और सारे कैलकुलेशन, लेंथ है, ब्रेथ है, वो सब कैलकुलेशन करने का यहाँ पर प्रोग्रेस होता रहा। आप देख सकते हो। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो यूक्लिड्स की 7 डेफिनेशंस आएगी वो मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा। ऐसे वीडियो भी बताऊंगा एक्जियम्स के, कि आपको डायरेक्टली चॉक एंड टॉक करके नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं एक्जियम्स के 7 वीडियोस भी आपको इसमें बताऊंगा और आपको अच्छी तरीके से मगज में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस तरीके से पढ़ाऊंगा सारी एग्जाम्स। फिर यहाँ पर पोस्टुलेट्स एंड 7 डेफिनेशंस, ये है, एक थियरम है और फिर एक्सरसाइज है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस चैप्टर में तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकोगे। तो मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि आप उसको विजुअलाइज करके समझ के अपनी भाषा में भी लिख सको और अच्छा सा लिख सको एग्जाम में। ओके, और सारे थियरम या जो भी प्रूव करने के एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, ओके, कि इस सम को प्रूव करो, ऐसा प्रूव करो, तो वो आप अपनी तरीके से प्रूव कर सको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेबीलोनियन, इजिप्टियन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, ओके, तो उनके जो ऐसे मैंने बोला ना कि जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स थे कि एक बार बाढ़ आई, यहाँ पर फ्लड आया, ओके, रिवर में, और आसपास के सारे खेत पानी में डूब गए। अब जब फ्लड चला गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर हमारा जो खेत था वो कितना बड़ा था। ओके, तो पहले मेजरमेंट नहीं थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, मेजरमेंट एरिया यहाँ पर फाउंड करने का इक्वेशन बनाया होगा, लेंथ ब्रेथ ऐसे, और एरिया फाउंड करते होगे तो उसके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थे उनको कॉन्कर करने के लिए ये मैथमेटिक्स उन्होंने क्या, इस मैथमेटिक्स का प्रोग्रेस किया। अब आगे आप देख सकते हो कि द ग्रीक्स डिमांडेड प्रूफ इंस्टेड जस्ट प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। यहाँ पर थेल्स ये मैथमेटिशियन है। फिर यहाँ पर पाइथागोरस को आप जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम आता है। ओके, तो थेल्स ने क्या क्रेडिटेड विद द फर्स्ट नॉन मैथमेटिकल प्रूफ। उन्होंने यहाँ पर ऐसा बोला था, द फर्स्ट प्रूफ थेल्स डिड्यूस्ड
that a circle is cut into two equal parts by a diameter। उन्होंने बोला कि जो सर्कल होता है उसको डायमीटर से यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में हम कट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर पाइथागोरस, तो पाइथागोरस का थियरम आता है, फिर न्यूमेरियस प्रॉपर्टीज। ओके, एंड बहुत सारे थियरम्स उसने दिए। ओके, पाइथागोरस का नाम डेवलप है ही यहाँ पर। फिर यूक्लिड, तो यहाँ पर जो ये ज्योमेट्री का जो प्रोग्रेस जिसने किया उसमें सबसे पहले फर्स्ट नाम आता है यहाँ पर यूक्लिड का। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर द एलिमेंट्स ऐसी बुक लिखी थी, और उस एलिमेंट्स यूक्लिड कलेक्टेड ऑल नॉन मैथमेटिकल वर्क एंड सिस्टेमेटिकली अरेंज इट इनटू हिज फेमस ट्रीटाइज डिवाइडेड इनटू 13 बुक्स। तो ये द एलिमेंट्स जो उससे भी पहले जो मैथमेटिशियन हुए और उसने भी जो रिसर्च किया, वो सारे जो बुक्स थे, वो जो सारा नॉलेज था, सारे थियरम्स थे, सारे प्रूफ थे, उसको 13 बुक्स में डिवाइड कर दिया और उसको नाम दिया द एलिमेंट्स। ओके, तो बहुत ही यहाँ पर मैं दीवाना हूं यूक्लिड साहब का। कभी कहीं लग जाए दिल तो कभी कहीं दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम लूं। दोस्तों, मैं पागल हो गया हूं इस यूक्लिड की, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा, और इस चैप्टर का मैं पहले से ही फैन हूं। मैंने ये जब सोचा, मैंने गूगल भी किया और सब कुछ देखा कि कैसे यहाँ पर इसने रिसर्च किया, तो मैं फैन हो गया हूं। अब आगे आप देख सकते हो कि डायमेंशनल स्ट्राइपिंग। अब दोस्तों देखना कि ये यूक्लिड ने 7 डेफिनेशंस दी थी। इस 7 डेफिनेशंस को रटना नहीं है, समझना है। 1 by 1 मैं आपको विजुअलाइज आप कर सको ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा 1 by 1। तो आप देख सकते हो मैं आपके लिए एक बॉक्स भी लाया हूं। दोस्तों, ये जो बॉक्स है ना, वो 3D शेप है। 3D शेप किस लिए? उसकी लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, तो ये 3D हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैं यहां पर एक शेप ड्रॉ कर दूं, 3D शेप। यहां पर 1 मिनट ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये 3D शेप। ओके, ये 3D शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ये इसकी लेंथ है, उसको एल बोलते हैं। ओके, इसकी ब्रेथ बी और ये हाइट एच। ओके, ये हाइट एच। ओके दोस्तों, अब एल बी एच हो गया तो ये 3D मॉडल हो गया। क्या हो गया? 3D। और इसको हम बोलेंगे सॉलिड। ये सॉलिड लेकिन क्या है? 3D मॉडल है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, उसका एक सरफेस निकाल देते हैं। ओके, यूक्लिड की जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, वो कैसे लिखें? यहां पर हम क्या कर देते हैं, रट्टा मार देते हैं उसके फर्स्ट डेफिनेशन का, लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ये 3D मॉडल है, उसको सॉलिड बोलते हैं। और जो ये 3D मॉडल है उसमें दोस्तों हम उसका एक सरफेस ऐसे निकाल दो, ऐसे एक सरफेस हमने कट आउट कर दिया। तो वो जो सरफेस है दोस्तों, उसके पास एक डायमेंशन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक डायमेंशन कम हो जाएगा, 3D में से 2D हो जाएगा। तो मैं उसको वहां पर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर 2D मॉडल कौन सा है? ए। ओके, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब दोस्तों आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी बी। ओके, अब ए क्या बोला जाएगा? सरफेस बोला जाएगा। क्या? सरफेस, और उसका डायमेंशन एल एंड बी है। ओके, अब दोस्तों यहां पर एल बी एंड एच, ओके, उसके इक्वेशन भी हम
यहाँ पर लिखेंगे, इसके सॉलिड का वॉल्यूम गिना जाता है V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई H। अब स्टैंडर्ड 8 में पढ़े ही होंगे। और जो सरफेस है उसका यहाँ पर हाइट क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो उसका सिर्फ एरिया ही गिना जाता है। और एक 2D मॉडल है, क्या है 2D, हमने यहाँ पर 2D लिखा। ओके, तो यहाँ पर उसका एरिया गिना जाएगा L मल्टीप्लाई विथ B। अब आप देख सकते हो कि 3D मॉडल में L B H थे, इसमें से H निकल गया, अकेला क्या बचा, L मल्टीप्लाई विथ B। अब ये जो सरफेस था ना, ये जो भी सरफेस था, ये सरफेस की एजिस, यहां पर ए और ए, ये एजिस किसकी बनी है, यहां पर लाइंस की, क्या लाइंस की। तो यहां पर ऐसे हम लिखते हैं, ये क्या है लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसको लाइन मानना है, टर्मिनेटेड लाइन। तो यहां पर लाइन, और ये क्या है 1D। अब उसमें से ब्रेथ निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, ब्रेथ निकल जाएगी। तो ये क्या बचेगा, ओनली L बचेगा, क्या L। अब दोस्तों लाइन किससे बनी है, लाइन किससे बनी है, तो लाइन पॉइंट से बनी है। ओके, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट को पास पास रखते ही जाओ, ऐसे सारे पॉइंट को ऐसे पास पास रखते ही जाएंगे, रखते ही जाएंगे, रखते ही जाएंगे, पॉइंट को पास पास रखते 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 हमने लाइन खींची है। ओके, तो यहां पर ये 1D। अब यहां पर पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। ओके, ये पॉइंट है, और पॉइंट यहां पर लिखता हूं मैं, पॉइंट यानी 0D है, क्या है 0D, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसलिए उसकी फर्स्ट डेफिनेशन है यूक्लिड्स की, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, उसका कोई भी पार्ट नहीं है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन होने के लिए L मल्टीप्लाई विथ B, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों की जरूरत पड़ती है डायमेंशन होने के लिए। अब लेंथ है, ओके, तो यहां पर ब्रेथ नहीं है, और पॉइंट में लेंथ भी नहीं है और ब्रेथ ही नहीं है, तो ये क्या है, तो उसका कोई पार्ट नहीं है, एरिया नहीं है, वो एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता है, पॉइंट एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता है। अब दोस्तों हम दूसरे एक तरीके से समझते हैं इसको, कि कोई भी बात यहां पर देख लो कि मैंने यहां पर ये ड्रॉ किया, आप कमेंट करना कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि पॉइंट है। लेकिन पॉइंट का सिर्फ क्या है दोस्तों, यहां पर इमेज है, पॉइंट की इमेज है, उसका चित्र है। ओके, पॉइंट नहीं है। पॉइंट यानी कि हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। पॉइंट यानी कि हमारे इमेजिनेशन में होता है। ओके, अब इस पॉइंट को भी मैं यहां पर ऐसे जूम आउट करूं, ओके, ऐसे जूम आउट करूं तो ये पॉइंट कितना बड़ा, ऐसे बड़ा लगेगा। या तो फिर मान लो कि इस पॉइंट को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इतना बड़ा हमको दिखेगा, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स होंगे। तो आप बोलोगे कि इसने क्या एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, हम ऐसा बोलते हैं कि इसने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। आप बोलोगे कि उसने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, ओके, लेकिन हम जब बोलेंगे कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, अब इस डेफिनेशन में क्या आता है, पार्ट आता है। पार्ट यानी कि एरिया। अब एरिया के डेफिनेशन में क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ, ओके, आता है। अब लेंथ की डेफिनेशन में क्या आता है, वापस पॉइंट आता है। लेंथ किससे बनी है, पॉइंट। तो यहां पर ये जो पॉइंट है वो अनडिफाइंड टर्म है, क्या है, अनडिफाइंड, जिसकी हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, सिर्फ समझ सकते हैं कि पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ये फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड अब देखते हैं कि लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ओके, ये लाइन होती है उसकी सिर्फ लेंथ ही होती है, ब्रेथलेस लेंथ यानी कि उसकी ब्रेथ नहीं होती। इसको आप जूम आउट करोगे तो उसकी भी कुछ आपको ब्रेथ दिखाई देगी, तो उसका भी एरिया बन जाएगा, ओके। लेकिन यहां पर जब हम
डेफिनेशन देते, लाइन को सिर्फ इमेजिन करना पड़ता है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते। सपोज ये पेपर है, ओके, और इस पेपर को ऐसे में फोल्डिंग कर दूं, इस पेपर को ऐसे मैंने फोल्डिंग कर दिया, यहाँ पर ऐसे फोल्ड आउट किया, तो यहाँ पर जो बीच में ऐसे बन गई वो क्या है दोस्तों, लाइन है। वो क्या है, लाइन है। तो लाइन को सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो उसकी ब्रेथ भी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लेंथ, पॉइंट, ये सारे क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। यहाँ पर ये सेकंड भी मैंने आपको समझा दिया कि लाइन, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ये सेकंड उसकी डेफिनेशन है। ओके दोस्तों, और वो अनडिफाइंड टर्म है। अब आगे आप देख सकते हो, अब थर्ड वाला, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ओके, जो लाइन का एंड्स होता है वो क्या होते हैं, पॉइंट से होते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर ए एंड बी वो क्या हो गए, पॉइंट टी हो गए, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब दोस्तों ऐसा क्यों यहाँ पर तय किया गया, आप देख सकते हो कि जो यूनिवर्स है वो क्या है, इन्फिनाइट है। ओके, वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक आगे बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर उसका उसकी छत नहीं है यूनिवर्स की। आप सपोज मान लो कि रॉकेट लेके आगे 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 जाते हो, ऊपर तक जाते हो, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा, आप मान लो कि आपकी एज इन्फिनाइट है और आप रॉकेट का जो फ्यूल है वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला है, और वो आगे 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 ऐसे आप जाओगे, और यहाँ पर जो यूनिवर्स ब्रह्मांड की छत आ गई, और अब आप आगे नहीं जा सकते, आपने ऐसा मान लिया। तो ये ब्रह्मांड की छत है, तो उसके उस पर क्या है, तो हम इमेजिन करेंगे कि एक दूसरा यूनिवर्स, तो दूसरा यूनिवर्स की भी छत आ गई, तो उसके उस पर की है, क्या है। तो ऐसे एंडलेस है पूरा, यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स एंडलेस है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो लाइन हम खींची जाती है, लाइन हम खींचते हैं, वो भी क्या है, यहाँ पर ऐसे एरो क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लाइन भी जो है वो भी क्या है, एंडलेस है। क्या है, एंडलेस है। तो लाइन का जो एंडिंग पॉइंट होगा, जहां पर भी हम एंडिंग पॉइंट हम लिखते हैं, वो क्या होगी, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट सी होगा। ओके, फिर अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। वो आगे हमने समझ लिया कि कोई भी लाइन होती है, वो लाइन हम खींचेंगे तो पास पास में पॉइंट 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 को रख के हमने ऐसे लाइन खींची है। ओके, और उसकी सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होता है। ओके, तो ऐसे पॉइंट को पास 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 रख के हमने यहाँ पर लाइन खींची है, तो सारे पॉइंट्स उस पर आ गए। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। उस पर सिर्फ क्या है, पॉइंट्स रखे गए है, कई सारे पॉइंट्स रखे गए है। अब यहाँ पर ये जो थी फोर्थ वाली डेफिनेशन, फिर यहाँ पर फिफ्थ वाली डेफिनेशन, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब सरफेस का हाइट नहीं होता है, उसका सिर्फ हम एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं सरफेस का। उसकी हाइट हम मेजरमेंट करेंगे तो वॉल्यूम भी मेजरमेंट करना पड़ेगा हमको। सरफेस जो भी दिया गया है, ये जो सरफेस है, तो उसकी कुछ हाइट नहीं है, इस सरफेस का हम एरिया मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो उसकी हाइट होती नहीं है। तो सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कोई भी सरफेस होगा, सपोज ये मान लीजिए कि ये सरफेस है, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ होगी, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि उसका लेंथ एंड ब्रेथ ही होगा, उसका यहाँ पर क्या हाइट नहीं होगी। फिर यहाँ पर एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस। ओके, कोई भी सरफेस होगा, ओके, तो वो सरफेस की एजेस जो होगी वो क्या होगी, लाइन होगी। यहाँ पर मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। ओके, तो इसकी जो एजेस है ये पूरी, वो क्या है दोस्तों, लाइन। क्या है,
लाइन से होगी। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो इजी है सिक्स्थ वाली डेफिनेशन। अब सेवंथ वाली डेफिनेशन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब सरफेस किससे बना है? हमने देखा कि ये जो लाइन है, लाइन सारे पॉइंट्स से बनी है। किससे? पॉइंट से बनी है। लेकिन कोई भी सरफेस है वो किससे बना है? तो सरफेस कोई भी हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये सरफेस है। 1 मिनट, मैं यहां पर सॉलिड कर देता हूं, सॉलिड कलर ले लेते हैं इसमें से, और कलर कौन सा? मैं यहां पर येलो ले लेता हूं। ओके, और ये सरफेस। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो भी सरफेस है, ये रेक्टेंगल सरफेस, वो किससे बना है? तो कई सारी लाइंस उस पर ऑक्यूपाई हुई है। क्या है? लाइस हुई है। ओके, कई सारी लाइंस उस पर ऐसे आ गई है, तो उसकी वजह से वो क्या बन गया है? सरफेस बन गया है। जैसे ऐसे पहली लाइन, सेकंड लाइन। ओके, ऐसे कई सारी लाइंस पास 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 ऑक्यूपाई होके क्या बन गया है? सरफेस बन गया है। अब उस जमाने में क्या था? अभी ये लाइन है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं और उसके पॉइंट होते ए एंड बी, तो टर्मिनेटेड लाइन बोली जाती थी। क्या? अभी उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते थे, लेकिन पहले के वक्त में उसको टर्मिनेटेड लाइन बोला जाता था। तो ये जो लाइंस होगी, ये सरफेस में समा गई है, वो क्या है? टर्मिनेटेड लाइन से। टर्मिनेटेड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में समा गई है, पास 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 पास, तो उससे क्या बना है? सरफेस बना है। तो यहाँ पर अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself। जैसे यहाँ पर लाइन है वो पॉइंट से बनी है, वैसे यहाँ पर सरफेस लाइन से बने। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर रिमेंबर ट्रिक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। ओके, 1 by 1। फिर ये मैंने आपको समझा दिया कि पॉइंट को डेफिनेशन हम देते हैं कि अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट। ओके, तो हम पार्ट को समझना पड़ेगा। पार्ट को समझने के लिए एरिया को समझना पड़ेगा। एरिया को समझने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ को समझना पड़ेगा। और लेंथ एंड ब्रेथ वापस किससे बनी है? पॉइंट से बनी है। ओके, ये पॉइंट है, मैं आपको यहां पर लिख के समझाता हूं कि पॉइंट, 1 मिनट, यहां पर कलर्स थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ओके, पॉइंट वो अनडिफाइंड टर्म है, लेकिन वाई पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम पॉइंट की डेफिनेशन देने गए, मैं यहां पर लिखता हूं अ पॉइंट which has no part, कि जिसका कोई पार्ट नहीं है। ओके, अब आप बोलोगे कि अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, लेकिन पार्ट का मतलब क्या है? तो यहां पर पार्ट का हमने मतलब निकाला। पार्ट का मतलब क्या है? एरिया। ओके, अब एरिया किससे बना है? तो L मल्टीप्लाई विथ B, लेकिन ये जो लेंथ है, ओके, L मल्टीप्लाई विथ मीनिंग लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ, तो लेंथ किससे बनी? तो वो वापस पॉइंट से बनी है। हमने जो बोला था ना कि लेंथ यानी कि यहां पर लाइन, लाइन किससे बनी? पॉइंट से बनी, तो पॉइंट पर वापस आ गए। तो हम ये जो पॉइंट है, लाइन है, उसकी हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। ओके, कुछ अनडिफाइंड टर्म है जिसकी हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। ओके, अब दोस्तों यहां पर यूक्लिड ने बोला था कि ऐसे एंडलेस सर्कल आता ही रहेगा, हम कुछ एक टर्म्स की डेफिनेशन देने जाएगी
तो उसमें उस टर्म को समझाने के लिए उसमें एक दूसरे टर्म को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, और उस दूसरे टर्म को समझाने के लिए कुछ तीसरा टर्म रखना पड़ेगा, और तीसरे टर्म को समझाने के लिए यहाँ पर चौथे वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्या एंडलेस प्रोसेस होती रहेगी। तो कुछ टर्म्स ऐसे जिनको हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स, जैसे पॉइंट है, लाइन है। ओके, और वैसे ही यहाँ पर यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, ओके, उसको यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ईस्ट में राइज होता ही है। ओके, तो ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको रिक्वायर्ड नो प्रूफ। यूक्लिड ने बोला कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे यहाँ पर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स का मतलब क्या होता है कि वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में यूज की जा सकती है, एंड यूजुअली कंपेयरिंग मैग्नीट्यूड्स इक्वल एडेड टू इक्वल्स, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सियम्स का इस्तेमाल होता है। एंड पोस्टुलेट्स स्पेशली यहाँ पर लिंकेड टू फिजिकल रूल्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री की बात हो और फिजिकल रूल की बात हो तो यहाँ पर पोस्टुलेट का इस्तेमाल होता है। अभी के जमाने में, अभी के वक्त में दोनों एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों में कोई फर्क नहीं माना जाता अभी के जमाने में। अब आप आगे देख सकते हो कि एक्सियम्स, हम अब दोस्तों ये जो एक्सियम्स है उसको मैं यहाँ पर वीडियो से आपको समझाऊंगा। वीडियो अभी स्टार्ट होगा और उसमें आप विजुअलाइज करके समझ सकते हो। यहाँ पर कुछ फिगर्स और इमेज होगी, उस इमेज को कंपेयर करके आप देख लेना। यहाँ पर जो बोलता हूँ उस पर ध्यान देना, और वीडियो के तरीके से, विजुअलाइजेशन के तरीके से आप इस सारे एक्सियम्स को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एक्सियम नंबर 1, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तीन दोस्तों हैं, ए, बी एंड सी। ए की जितनी हाइट है उतनी ही बी की हाइट है, और सी की जितनी हाइट है उतनी ही बी की हाइट है। तो उसका मतलब क्या हो गया, ए एंड सी दोनों की भी हाइट क्या होगी, सेम होगी। ये एक्सियम नंबर 1 है। ओके, अगर कोई दो चीज तीसरी चीज से इक्वल है तो वो दोनों चीज भी अपने आप में ईच अदर क्या है, इक्वल है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया एक्सियम नंबर 1। अब देखते हैं एक्सियम नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों एक्सियम नंबर 2 में आप देख सकते हो कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 10 kg है और उसमें 5 kg ऐड कर दो, और दूसरा 10 kg है उसमें भी 5 kg ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये 15 kg हो जाएगा। तो 15 kg जो है वो इक्वल है। ओके, यहाँ पर आपके पास 10 kg यहाँ पर है और दूसरा आप 5 kg ऐड करते हो, और यहाँ पर आपका जो फ्रेंड है उसके पास भी यहाँ पर 10 kg कोई चीज है और उसमें वो भी 5 kg ऐड करता है, तो दोनों का ही क्या हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं एक्सियम नंबर 3। एक्सियम 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। यानी कि आपके पास 10 kg है और उसमें से 5 kg निकाल दो, और आपके फ्रेंड के पास भी दोस्तों यहाँ पर 10 kg वेट है और उसमें से भी 5 kg निकालो, तो आप दोनों के पास 5 kg बचेगा, और दोनों के पास जो 5 kg होगा वो क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। ओके, अब एक्सियम 4 आप यहाँ पर देख सकते हो कि थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक था और वो दूसरे 25 सेंटीमीटर के ब्लॉक से कोइंसाइड है। ओके, उस पर उसको रख देते तो वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते, तो ये दोनों का जो एरिया है वो इक्वल टू वन अनदर हो जाता है। ओके, अब एक्सियम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा पिज्जा होता है और उसमें से आप एक पीस निकाल देते हो। ओके, तो जो एक पीस से बड़ा तो क्या होगा, पूरा यहाँ पर सर्कल वाला
जो पिज्जा होगा वही बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वेट है लेकिन वो 5 केजी से डबल है, और आपके फ्रेंड के पास भी कोई वेट है और वो भी 5 केजी से डबल है, तो वो चीज का दोनों का जो वेट होगा आपका और आपके फ्रेंड के साथ, सपोज मान लीजिए कि डंबल से, तो दोनों का जो डंबल्स का वेट होगा वो क्या है, 10 केजी 10 केजी होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाली एग्जाम नंबर 7, थिंग्स व्हिच आर हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि आपके पास कोई चीज है लेकिन वो 10 केजी से आती है। ओके, सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई डंबल है या तो गेहूं है। ओके, और गेहूं की जो यहाँ पर बैग है वो 10 केजी से आती है, और आपके फ्रेंड के पास राइस है और राइस की जो बैग है वो भी 10 केजी से आती है, तो आप दोनों फ्रेंड के पास जो भी वेट होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 5 केजी ही होगा, आधा वेट ही होगा। ओके दोस्तों, आपको एग्जाम्स कैसे लगे, यहाँ पर वीडियोस कैसे लगे एग्जाम्स के 1 to 7 के, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत हो आपको यहाँ पर ये समझने में आगे यहाँ पर, तो वो भी बताना। यहाँ पर डिफाइनिंग द स्पेस पोस्टुलेट्स 1 to 3, तो यहाँ पर 1 to 3 एंड 1 to 5, 4th and 5 बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो भी यूक्लिड की जो भी पोस्टुलेट्स हैं, a straight line may be drawn from any one point to any other point। ओके, ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो हम कोई भी दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर खींच सकते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर है, तो ये दोनों में से एक लाइन तो पास होगी। ओके, ऐसे हम पास कर सकते हैं, ये लाइन ऐसे इसमें से पास हो गई। ओके, तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, चाहे एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो, तो इसमें से भी एक लाइन पास होगी। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स कौन सी, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इसको एक्सियम 5.1 यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उसमें कैसा लिखा है कि ओनली वन एंड वन लाइन कैन बी पास्ड थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, दो पॉइंट में से ओनली वन एंड वन लाइन ही पास हो सकती है। अब ए पोस्टुलेट टू the extension, a terminated line can be produced indefinitely। ओके, infinitely यहाँ पर terminated line है वो यहाँ पर infinite मूव कर सकती है। terminated line उस जमाने में क्या बोला जाता था, लाइन सेगमेंट को terminated line, लेकिन terminated line ऐसे infinite मूव हो सकती है। ओके, ऐसे आगे यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट। ओके, पोस्टुलेट 2 है यूक्लिड की, a terminated line can be produced indefinitely। अब आगे देख सकते हैं, जो थर्ड वाली पोस्टुलेट है वो कौन सी है कि द कंपास, a circle can be drawn with any center and any radius। ओके, कोई भी पॉइंट को आप सर्कल लेके, कोई भी पॉइंट को आप डिनोट करके और कितनी भी रेडियस लेके, कितना भी बड़ा या छोटा आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एनी सेंटर को आप पॉइंट मान के, ओके, कोई भी पॉइंट को आप सेंटर मान के और कोई भी कितनी भी बड़ी या छोटी रेडियस वाला आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है ना, डिफाइनिंग द स्पेस, ये दो कोई भी पॉइंट ब्रह्मांड में, यहाँ पर यूनिवर्स में कहां पर भी दो पॉइंट हो तो उनके दोनों के बीच में यहाँ पर लाइन खींची जा सकती है। स्पेस की डेफिनेशन दी है यूक्लिड ने। ओके, फिर यहाँ पर टर्मिनेटेड लाइन जो है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स अनंत है, तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन है
वो अनंत यहाँ पर इन्फिनाइटली मूव हो सकती है, आगे 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 आगे, लेकिन उसका कोई एंड नहीं आ जाएगा। इसके वजह इसलिए यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दिया है, दो एरो ड्रॉ कर दिए हैं। और यहाँ पर सर्कल, सर्कल भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड, यहाँ पर इस पॉइंट और कितनी भी रेडियस भी क्या है, यहाँ पर इन्फिनाइटली मेजरमेंट वाले रेडियस लेके आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इसको दोस्तों विजुअलाइज करना है, यहाँ पर क्या एंजॉय करना है मैथमेटिक्स को और उसको एक्सपीरियंस करना है। ओके, फिर आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पोस्टुलेट 5 एंड पोस्टुलेट 4। पोस्टुलेट 4 क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल ले लो। ओके, पहले यहाँ ये सर्कल वाला एक बार ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल। ओके, पोस्टुलेट 3 वाला कि ऐसे हम सेंटर लेके कितना भी बड़ा या छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल है। ओके, इससे भी बड़ा है, तो ऐसे कितने भी सर्कल हम छोटे बड़े सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कोई भी पॉइंट को सेंटर लेके हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे देखना, यहाँ पर राइट एंगल क्या बोला है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल्स हो तो वो दोनों वो इक्वल टू वन अनदर। वो राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है और कोई भी यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पर उसका जो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे आप ड्रॉ करो ये राइट एंगल, एक बड़ा सा ड्रॉ करो राइट एंगल। ओके, या तो फिर ऐसे राइट एंगल ड्रॉ करो, तो वो सारे राइट एंगल क्या है दोस्तों, इक्वल ही है। ओके, एक राइट एंगल ऐसे ड्रॉ करो तो ये भी क्या है, ये सारे राइट एंगल्स इक्वल इन मेजरमेंट, वो इक्वल इन मेजरमेंट ही है। समझ में आ गया। फिफ्थ वाले पोस्टुलेट क्या बोलती है, यहाँ पर देख लेना। ओके, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side less than two right angles, then two lines will eventually meet on that side. Okay, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देता हूं। ओके, ताकि यहाँ पर स्पेस बाकी बच जाए। मैंने इसको इरेज कर दिया। अभी फिफ्थ वाले पोस्टुलेट समझेंगे। क्या फिफ्थ वाली पोस्टुलेट क्या दी है यूक्लिड भाई साहब ने, यहाँ पर दो लाइन है और इस दो लाइन को यहाँ पर ट्रांसवर्स, ओके, कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स के कोई भी साइड, जिस साइड यहाँ पर दोनों एंगल का सम 180 से कम होता हो, लेस देन 180, तो वो दोनों लाइन आगे जाके क्या मीटअप हो जाएगी। ओके, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। समझ मान लीजिए कि इसका एंगल है यहाँ पर 85 और इसका एंगल है 82। ओके, 85 प्लस 82, यहाँ पर 7, यहाँ पर 16 इज लेस देन 180। ओके, तो ये दोनों लाइन आगे जाके ऐसे क्या कर जाएगी, मीटअप कर जाएगी कोई पी पॉइंट में, या तो कोई दूसरे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, उस पॉइंट में आगे जाके वो मीटअप कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। ओके, ये फिफ्थ नंबर की पोस्टुलेट है। ओके, मैंने वो आपको समझा दिया। अब आगे देखेंगे हम। यहां पर आप देख सकते हो कि एक्सियम्स, तो एक्सियम्स जो होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज अ की। ओके, यहाँ पर यूट्यूब में भी बोला जाता है कि कंसिस्टेंसी इज अ की। अगर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो तो आपकी चैनल ग्रो होगी, वरना नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी इज अ की
ऐसे एक्जियम्स में भी होता है कि एक्जियम्स में क्या होता है कि कोई एक्जियम्स आपने 5 एक्जियम्स दी, सपोज आप मान लीजिए कि आप खुद ही यूक्लिड हो और आपने 5 एक्जियम्स दी और 6th वाली है आप एक्जियम्स देते हो, लेकिन वो जो 5 एक्जियम्स आपने दी आगे वाली और ये 6th वाली एक दूसरे को क्रॉस करती हो या कॉन्ट्राडिक्ट होती हो। 6th वाली एक्जियम्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अगले 5 में से किसी एक्जियम को वो गलत साबित करे, तो ऐसा होगा तो यहाँ पर नहीं चलेगा, तो वो एक्सियम्स नहीं की जाए बोली जाएगी। ओके, द सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज ओनली वैलिड इफ इट इज पॉसिबल टू डिड्यूस अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अनदर एक्सियम्स। ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए वरना वो एक्सियम्स नहीं बोली जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि अनडिफाइंड टर्म्स, डेफिनेशंस, फिर यहाँ पर एक्जियम्स, पोस्टुलेट्स और थियरम्स। थियरम्स सबसे ऊपर होते हैं। ओके, अनडिफाइंड टर्म्स आपने देखा कि पॉइंट है, प्लेन है, सरफेस है, ओके, लाइन है, वो अनडिफाइंड टर्म्स है। उसमें से हमने एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट्स बनाई और फिर आगे जाके हम क्या देखेंगे, थियरम। ओके, तो यहाँ पर ऐसे प्रोपोजिशंस टोटल कितने दी है यूक्लिड ने, 465 लॉजिकली डिड्यूस्ड प्रोपोजिशंस दिए हैं और अनब्रोकन लॉजिकल चेन उसने दिए। ओके, फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर लॉजिक इन एक्शन। ओके, ये आगे एग्जांपल नंबर 1 है, ये जो है वो एग्जांपल नंबर 1 ही है शायद। अब आगे देख लेना, हम आगे देखेंगे तब पता चल जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, ये लॉजिक इन एक्शन क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ कोइंसिडेंस। अब आप देख सकते हो कि लाइन ए बी सी, ओके, और प्रूव दैट इफ बी इज बिटवीन ए एंड सी देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ओके, और उसमें 2 पॉइंट है, लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं या तो फिर लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए एंड यहाँ पर सी और यहाँ पर बी पॉइंट। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। आपको एक्सियम का इस्तेमाल करके प्रूव करना है। एक्सियम्स मैंने आपको आगे सिखा दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Euclid's axiom number 4 states that things which coincide with one another are equal to one another. Okay? और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि the combined segment AC physically coincides perfectly with the two joint segments AB and BC. यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हो कि ये पूरा AC है, वो AB and BC से बना है। ओके, और AB and BC both are lies on the line segment AC. AB and BC दोनों AC पर ही है और coincide है, तो उसकी वजह से एक्सियम नंबर 4, फोर्थ एक्सियम वो क्या बताती है कि अगर कोई भी दोनों चीज एक दूसरे से क्या हो, यहां पर एक दूसरे से वो कोइंसाइड हो, तो वो दोनों क्या है, एक है। ओके, तो दोनों का मेजरमेंट एक है। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके भी आपको समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पर सर्कल ले लिया और यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ किया। ओके, फिर यहाँ पर एक दूसरा ऐसे सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे से कोइंसाइड है, तो दोनों सर्कल का रेडियस, सरकमफेरेंस दोनों क्या है, सेम हो जाएगा। ओके, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB एंड AC दोनों AC पर है और AB एंड BC ओके वो AC पर है एंड कोइंसाइड है,
पूरे मेजरमेंट का, तो वो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फोर्थ नंबर एक्सियम। अब यहाँ पर एक दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है कि लॉजिक इन एक्शन, यहाँ पर बाय पोस्टुलेट 3 वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। एनी सेंटर एंड रेडियस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है। चलो भाई ड्रॉ करना है, कैसे करोगे ड्रॉ? कंपास ले लिया, ए को सेंटर में रख के हम AB रेडियस वाला क्या सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको यहां से। ओके, हो गया सर्कल ड्रॉ, हो गया। अब B को सेंटर में रख के हम AB रेडियस वाला एक दूसरा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे यहां से। हो गया। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। ये A है, ये B है, और यहां से हम रूलर ले लेते हैं पजल बैग में से। रूलर मैंने ले लिया, रूलर को ऐसे रखेंगे, यहां से यहां तक, ये पॉइंट तक, यहां से मैं नीचे लाया, यहां पर रखा। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, गई एक लाइन। फिर यहां से इसको हम वापस इधर रख देंगे। ओके, और फिर रूलर लेके मैं क्या करूंगा, अब लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे लाइन खींच ली। तो ये दोस्तों क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था क्या, कंस्ट्रक्टिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम ऐसे रेडियस को मध्य नजर रखते हुए दो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ABN यहाँ पर C। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC मिल गया। ओके, अब आगे देखना दोस्तों, यहाँ पर थ्योरम 5.1 है। यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स ओके कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो अलग अलग लाइन है और दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दो कॉमन पॉइंट नहीं होने चाहिए। ओके, ये प्रूव करने का है। अब एक्सियम जो थी कौन सी थी, 5.1, उसने क्या बोलना था कि ओनली वन यूनिक लाइन कैन बी पास फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में से ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है। तो यहां पर दो लाइन दो पॉइंट में से एक साथ पास नहीं हो सकती। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि इसका दो कॉमन पॉइंट C एंड DB है और DB को कॉमन पॉइंट है, तो ये एक्सियम 5.1 का क्या करती है, वायलेट करती है। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो हमने सोचा था कि इसके दो लाइन दो कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा सोचना रॉन्ग है। मैंने यहाँ पर आंसर के साथ सब कुछ लिख दिया है। ओके, द प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, आप पढ़ सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो। ओके, तो ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वन बाय वन एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 वो आगे हमने देख लिया था, जो लॉजिक था वो एग्जांपल नंबर 1 था, मैंने आपको बोला था। ओके, और एग्जांपल नंबर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी हमने ड्रॉ करके प्रूव कर दिया, वो एग्जांपल नंबर 2 था। ओके, फिर हम आगे देखेंगे
थियरम 5.1 टू डिस्टिंक्ट, लास्ट में हमने थियरम 5.1 भी सॉल्व कर दिया आगे। ए दो डिफरेंट लाइन कैन बी पास, नहीं, दो डिफरेंट लाइन कैन बी इंटरसेक्ट ओनली वन एंड वन पॉइंट। ओके, अब आगे देखेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 5.1, बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आंसर के साथ मैंने लिखी है, वो हम निकाल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम फास्ट जा सकेंगे। 1 मिनट। ओके, वेलकम टू एक्सरसाइज 5.1। उसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ये रीजन फॉर योर आंसर। ओके, आपके रीजन का आंसर भी देना है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट वाला कौन सा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट में से ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है। आप बोलना दोस्तों, कमेंट करो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। ओके, यहाँ पर कमेंट करो। तो आपको पता ही है यहाँ पर वन लाइन पास नहीं हो सकती, इन्फिनाइटली जितनी हो सके उतनी लाइन वन पॉइंट में से पास हो सकती है। यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, एक लाइन यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, एक यहाँ पर से, एक यहाँ पर से। अगर 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट में से ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है। ओके, लेकिन ओनली 1 पॉइंट हो तो उसमें से इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स पास हो सकती है। यहाँ पर एक 2D फिगर है। ओके, यहाँ पर इतनी आपको बताइए, यहाँ से भी ऐसे लाइन पास होगी, यहाँ से भी पास होगी, यहाँ से भी पास होगी। यहाँ पर 3D मॉडल में इन्फिनाइटली लाइन पास हो सकती है। ओके, तो ये क्या है, फॉल्स। एन एंडलेस नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट P। ओके, मैंने लिख दिया है। आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, ट्रू और फॉल्स। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिफरेंट पॉइंट में से इनफिनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है। राइट और रॉन्ग, तो रॉन्ग है। only one line can pass. Okay, only one line can pass through two points. There is only one single line that can travel between two separate points P and Q. Okay, दो separate point में से only one line can travel. Okay, समझ में आ गया दोस्तों, टाइम ट्रेवल करना है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको विजुअलाइज करना है, एक्सपीरियंस करना है, इस चैप्टर को महसूस करना है। ओके, जैसे यहाँ पर एक स्टार है, वो यहाँ पर एक स्टार है, ये दोनों स्टार में से एक लाइन इनफिनाइटली पास हो रही है, मजा आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 1 का 3, a terminated line can be produced infinitely on both sides। terminated line है, उसको हम infinitely यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट है, तो इसमें से लाइन पास हो जाएगी, होगी। ये लाइन सेगमेंट में से लाइन पास होती है, तो वो यहाँ पर भी इन्फिनाइट जाएगी, यहाँ पर भी इन्फिनाइटली जाएगी। तो ये क्या है, ट्रू है। ऑन बोथ द साइड्स अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइटली। एज्यूम दैट ए बी इज अ टर्मिनेटेड लाइन। ए बी क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है। It can be seen that it can be produced infinitely on both sides। both sides वो infinite आगे 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 मूव होती जाएगी। अब फोर्थ वाला, if two circles are equal then their radii are equal। अगर दोनों सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। अगर दोनों स्क्वायर इक्वल है तो उसकी वो दोनों सर्कल की लेंथ क्या होगी, इक्वल ही होगी। ओके, अगर कोई दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसका यहाँ पर तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या हो, सेम हो। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं,
आपको एग्जांपल देने के वास्ते यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा भी ऐसे ही ड्रॉ किया। ओके, अब इसका मेजरमेंट मान लो कि 3 यूनिट है क्या, और इसका भी 3 यूनिट। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो अगर तीनों का यहाँ पर इसका भी हर एक साइड का 3 यूनिट है और हर एक साइड का इसका भी 3 यूनिट है, तो ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ओके दोस्तों, इजी है। वैसे ही यहाँ पर दोनों सर्कल लेके कोइंसाइड है, ओके, तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई दो सर्कल का रेडियस इक्वल है तो वो दोनों सर्कल कोइंसाइड है कि नहीं, तो है। अगर दो सर्कल एक दूसरे से कोइंसाइड है तो उनका रेडियस इक्वल है कि नहीं, तो है। उनका डायमीटर इक्वल है कि नहीं, तो है। उनका सर्कमफेरेंस इक्वल है कि नहीं, तो है। ओके, अब आगे देखना यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स फिफ्थ वाला। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी का मेजरमेंट पी क्यू के बराबर है और पी क्यू का एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर है कि नहीं है, तो है। एक्सियम नंबर कौन सी थी, 1, ओके थी ना, कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है एंड ए सी इज इक्वल टू बी क्या है, बी सी है, तो ए बी एंड ए सी भी क्या अपने आप में सेम हो जाएगी। मैंने वीडियो में बताया था ना कि रोहन की हाइट, मुकेश की हाइट और रमजान की हाइट, तीनों की हाइट सेम है। रोहन, मुकेश एंड रमजान, रोहन की हाइट मुकेश की हाइट के जितनी है और मुकेश की हाइट रमजान के हाइट के जितनी है, तो रोहन एंड रमजान की हाइट भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ओके, assume AB and XY are two terminated lines and that they are both equal to PQ. ओके, AB and XY क्या है, PQ के बराबर है। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, मैंने बोला था ना कि फर्स्ट एक्सियम states that things which are equal to the same things are equal to one another. ओके, कोई चीज दूसरी चीज से, कोई दोनों चीज दूसरी कोई तीसरे नंबर की कोई चीज से इक्वल है तो वो दोनों भी अपने आप में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, सो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। प्रूव हो गया दोस्तों। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर ऑफ डेफिनेशंस। यहाँ पर गिव अ डेफिनेशन ऑफ each of the following terms and are the other terms that need to be defined first and what are they and how might you define them. Okay, अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स है, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स है, ओके, फिर परपेंडिकुलर लाइन्स, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। इसकी आपको डेफिनेशन देनी है और डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद आपको बोलना है कि इसको पैरेलल लाइन को समझाने के लिए आपको दूसरे कोई टर्म्स की, कोई दूसरी डेफिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं है, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो उसकी डेफिनेशन हमको पहले देनी है। ओके, अब पैरेलल लाइंस किसको बोला जाता है, पैरेलल, पैरेलल। ओके, तो आप देख सकते हो कि पैरेलल लाइंस आर दोज इन विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पर 2 पॉइंट ले लो, ओके, आगे पीछे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, और सीधी लाइन यहाँ पर, ओके, वर्टिकल लाइन खींचो, लेकिन वो कितनी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों से, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी। तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो कोई भी 2 पॉइंट से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर 8 सेमी है, तो यहाँ पर भी 8 सेमी ही होना चाहिए। ओके, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पर to put another way, parallel lines are lines that never cross one another.
और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो परपेंडिकुलर लाइन इसको बोलते हैं कि जो नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ओके, वो इन्फिनेटली आगे आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन आगे आगे बढ़ते वक्त ऐसे ही बढ़ती जाएगी, वो कभी भी ऐसे बढ़ के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। ओके, तो पुट इट अनदर वे, पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर क्रॉस वन अनदर। ओके, ऐसे प्री रिक्विसाइट्स नीडेड, कौन से टर्म्स की आपको पहले यहाँ पर डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तो पॉइंट्स की, फिर लाइंस की। यहाँ पर पैरेलल लाइंस समझाने के लिए पॉइंट की डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, लाइंस की डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो पॉइंट की आप कैसे दे सकते हो, पॉइंट को हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, पॉइंट एक इमेजिनेशन है, वो अनडिफाइंड टर्म है जब पोजीशन बट नो डायमेंशन, उसकी एक पोजीशन होती है लेकिन उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटेड बाय डॉट। ओके, हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो निप होती है, निप का आगे का यहाँ पर बहुत ही माइक्रो यहाँ पर पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। ओके, फिर लाइन, लाइन तो कैसी होती है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने समझाया था ना कि स्ट्रेट होती है। क्या होती है, स्ट्रेट होती है, एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली, आगे आगे बढ़ती रहती है इन बोथ डायरेक्शंस। यहाँ पर पेपर को हम फोल्डिंग करेंगे तो बीच में ये जो आएगी वो क्या है, लाइन। ओके, अ प्लेन स्मूथ फ्लैट सरफेस, वो क्या है, प्लेन है। ओके, ये जो आप बोर्ड देख रहे हो वो क्या है, प्लेन है, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट या ब्रेथ होती है, हाइट या लेंथ होती है। ओके, टू डायमेंशन फिगर, ओके, वो क्या है, प्लेन है। फिर रे, तो अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट वाला जो भी सेगमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रे। वो एक पॉइंट में से निकलता है और आगे आगे बढ़ता ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रे। जैसे कि लेसर लाइट जो भी होगी वो एक पॉइंट में से निकलेगी और आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो ऐसे रे का मतलब ही प्रकाश का किरण। ओके, रे उसको ही बोलते हैं। ओके, द सेगमेंट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। ओके, ये जो ज्योमेट्री आई है दोस्तों, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, जियो एंड मेट्री। जियो का मतलब यहाँ पर अर्थ, मेट्रिन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, उसको मेजर करना। ओके, फिर यहाँ पर सर्कल, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर, कोई भी फिक्स्ड सेंटर से यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर हो 5 यूनिट, यहाँ पर भी 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट, यहाँ पर भी 5 यूनिट, इक्वी डिस्टेंस जो भी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर, एंड यहाँ पर लिखना रह गया इन अ प्लेन। ओके, प्लेन में होना चाहिए, अगर प्लेन में नहीं होगा इक्वी डिस्टेंस वो, तो वो क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा। ओके, स्फीयर बन जाएगा। ओके, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर इन अ प्लेन। ओके, फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्लोज फिगर मेड ऑफ फॉर लाइन सेगमेंट्स, फॉर लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाओ, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, लाइन सेगमेंट से बनाओ, उसके क्या हो, फॉर यहाँ पर एंगल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो आगे देखेंगे, तो पैरेलल लाइंस का हमने देख लिया। अब सेकंड वाला क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन, इसके जो प्रीक्विसाइट्स नीडेड जो था वो हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दिस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर लाइन बोला जाता है। अब लाइन सेगमेंट, a line segment is a straight line drawn from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ पर
लाइन खींची जा सकती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके, टर्मिनेटेड लाइन। ओके, तो पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट, लाइन, ये दो को हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हम लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन दे पाएंगे। ओके, अब आगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस। ओके, सेंटर से यहां पर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, तो क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइन लाइंग ऑन द सर्कल। सेंटर से कोई भी सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट एंड सेंटर, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोला जाता है? रेडियस। तो उसके लिए पॉइंट एंड सर्कल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, अब स्क्वायर, स्क्वायर वन टाइप ऑफ, स्क्वायर इज द वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल, उसकी हर एक साइड क्या होती है? इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स, और सारे एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री। ओके, यहां पर इक्वल होना चाहिए, साइड तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एंगल्स भी क्या 90 डिग्री होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं बोलते हो कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, अगर आप ऐसे बोलते हो कि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री बाय 4 तो 90 डिग्री मिलेगा। हम इक्वली एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो हमको 90 डिग्री ही मिलेंगे। ओके, स्क्वायर का भी हमने समझ लिया। ओके, विथ ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री, तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल साइड एंड एंगल का चाहिए। अब देख सकते हो, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइजिंग पोस्टुलेट्स, उसके बारे में है। यहाँ पर कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ओके, ये दो पोस्टुलेट आपको दी गई है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिट्स अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी। ओके, और उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ सकता है या तो फिर है। ओके, तो वैसा हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली हो सकता है। ए लाइन है, यहां पर ए, यहां पर बी, एंड सी पॉइंट इज द लाइन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में क्या है? सी पॉइंट आ गया है। अब आगे देखना, देयर एग्जिट्स एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ओके, ऐसे 3 पॉइंट तो आपको मिल ही सकते हैं जो सेम लाइन पर ना हो। ओके, यहां पर लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। एक ही पॉइंट होगा तो वो पॉइंट ही है। ओके, क्या है? पॉइंट है। लेकिन अगर दोनों भी पास पास में, इतने पास पास में भी पॉइंट हो गए, तो वो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। ओके, तो यहां पर 2 पॉइंट है, इसको बोल दो P एंड Q, और एक दूसरा पॉइंट R। तो ऐसे 3 पॉइंट तो मिलेंगे ही, जो तीसरा वाला पॉइंट है वो लाइन पर नहीं है। तो ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। ओके, 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखना है कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, एंड आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट and do they follow from Euclid's postulates? Explain, इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैंने यहां पर कर दिया है। अनडिफाइंड टर्म्स उसमें है तो है, यस। ओके, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, जैसे कि पॉइंट से लाइन है। ओके, उसमें ऐसे है अनडिफाइंड टर्म्स। अब देख सकते हो पॉइंट्स आ गया। ओके, फिर यहां पर देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन, लाइन आ गया, पॉइंट आ गया। ओके, फिर यहां पर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि यस, बिकॉज दे आर पर्टेन टू डिफरेंट सिचुएशन। ओके, यहां पर एक दूसरे को ब्रेक करते हैं, यहां पर
एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है? तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। एक दूसरे को क्रॉस करते नहीं। फर्स्ट वाला क्या था यहाँ पर कि दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी हो सकता है। ओके, एक लाइन है उस पर ए एंड बी पॉइंट है और उसके बीच में कहीं पर भी सी पॉइंट हो सकता है। तो ये एक अलग सिचुएशन है। और ये दूसरी सिचुएशन क्या है दोस्तों कि दो पॉइंट है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लाइन पर नहीं भी हो सकता, अलग कहीं पर भी हो सकता है, दूसरी जगह पर हो सकता है। तो ये सेकंड सिचुएशन है। तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर कंसिस्टेंट है तो यस है। अगर एक दूसरे का यहाँ पर क्रॉस करता हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। सेकंड यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को गलत साबित करता हो तो कंसिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये कंसिस्टेंस है। ओके, फिर फॉलो यूक्लिड। यूक्लिड का पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं तो नहीं करते। पोस्टुलेट्स हमने 5 देखी थी, उसमें ये जो हमने देखा वो दो पोस्टुलेट्स का जिक्र उसमें नहीं है, तो उसको फॉलो नहीं करते। नो, द पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड डू नॉट लीड टू दिस कंक्लूजन्स। एंड यहाँ पर तो वो किसको फॉलो करते हैं? यहाँ पर लिखा होगा कि एक्सप्लेन। ओके, तो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या है। दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। एक्सियम क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ओके, दो डिफरेंट पॉइंट दिए गए हो तो उसमें से एक लाइन पास हो सकती है। ओके, यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो ये एक्सियम को फॉलो करते हैं, पोस्टुलेट को फॉलो करते नहीं है। ओके, समझ में आ गया? अब कौन से नंबर की एक्सियम है ये 1 to 7 वाली है? तो नहीं है, एक्सियम 5.1। ओके, आप कमेंट कर लेना। ओके, वो है कि नहीं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देख सकते हो कि द मिड पॉइंट प्रूफ। मिड पॉइंट का प्रूफ देना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो सी वाला पॉइंट है वो ए एंड बी के बीच में है। और कैसे रखा गया है? ए एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो। ए 5 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि ये पूरा यहां पर AC वो पूरे AB का क्या है? 1/2 है। ये AC क्या है? पूरे AB का 1/2 है। ऐसे प्रूव करना है। अब हमको क्या दिया गया है? यहां पर भी मैंने प्रूव किया है, मैं यहां पर फिर से प्रूव करता हूं। यहां पर आपको दिया गया है क्या? AC इज इक्वल टू BC। ओके, AC इज इक्वल टू BC ऐसे दिया गया है आपको। अब आपको क्या करना है? दोनों में ऐड करना है, AC ऐड करना है। AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। ओके, अब AC प्लस AC क्या हो गया? 2AC हो गया। 2AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। ओके, लेकिन BC प्लस AC क्या है? BC प्लस AC वो क्या है? एग्जाम्पल 1 में आपने देखा था ना, वो क्या है? AB है। क्या है? AB है। सो 2AC इज इक्वल टू AB। ये जो 2AC इज इक्वल टू AB है ना, वो मैं यहां पर वापस लिख देता हूं। 2AC इज इक्वल टू AB। ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा था वो फिर से यहां पर लिखा। सो AC इज इक्वल टू 1/2 AB। ओके, ये मैंने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? प्रूव कर दिया है। ओके दोस्तों, अब आगे देखेंगे। ये 2AC इज इक्वल टू थर्ड स्टेप, जो सेकंड स्टेप यहाँ पर था। ओके, मैंने आंसर तो लिखा ही है लेकिन मैंने फिर भी गिना। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 से यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि AC इज इक्वल टू 1/2 AB। वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5
यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रूविंग यूनिकनेस, यूनिकनेस आपको प्रूविंग करनी है। इन अबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। ओके, ये सी क्या है, वो ए बी का मिड पॉइंट था। क्या था? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ये सी है वो ए बी का मिड पॉइंट था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट को ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर सी भी लिखा है और डी भी लिखा है, और यहाँ पर सी तो मिड पॉइंट नहीं लगता है हमको। ये जो लाइन आप बड़ी सी यहाँ पर लाइन सेगमेंट है और सी तो यहाँ पर है, यहाँ पर होगा तो फिर मिड पॉइंट होगा। लेकिन हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। हमको इसको प्रूव करने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है उसके टू मिड पॉइंट है। क्या है? टू मिड पॉइंट, सी एंड डी दोनों है। ओके, फॉर लाइन सेगमेंट एज्यूम टू मिड पॉइंट सी एंड डी फॉर लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी के दो मिड पॉइंट है, ए सी, यहाँ पर दो मिड पॉइंट सी एंड डी। अब दो मिड पॉइंट हो गए तो क्या होगा, डी भी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ना, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा। और यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। देखो डी मिड पॉइंट है तो उसका मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू डी बी, और सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे ये दोनों को, ए डी माइनस ए सी। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला निकालेंगे, ए डी माइनस ए सी, और यहां पर डी बी माइनस सी बी। अब एडी पूरा था, उसमें से एसी निकल गया। क्या निकल गया? तो क्या बचा, सीडी बचा। और यहां पर डीबी था, डीबी में से सीबी निकाला। डीबी तो इतना छोटा है और सीबी क्या है, बड़ा है। छोटे में से बड़ा निकालते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा निकालेंगे और आगे माइनस लिखेंगे। तो यहां पर सपोज मान लीजिए कि सीबी में से क्या निकालना है, डीबी निकालना है, तो क्या बचता है, सीडी माइनस सीडी। ओके, माइनस सीडी बचा। लेकिन यहां पर माइनस यहां पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू सीडी हो जाएगा। यहां पर ऐसे कैसे, सीडी प्लस सीडी इज इक्वल टू 0। ओके, अब सीडी प्लस सीडी क्या हो गया, 2CD हो गया। 2CD इज इक्वल टू 0, सो CD इज इक्वल टू 0। CD का मेजरमेंट कितना है, 0 यूनिट है। यानी कि 0 यूनिट कैसे हो सकता है CD का मेजरमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, CD है, उसका मेजरमेंट ही 0 है, उसकी लेंथ ही 0 है। तो कब हो सकती है, जब C एंड D पॉइंट आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। एक ही जगह पर दोनों पॉइंट रखे हो, C एंड D एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर उसका मेजरमेंट 0 हो सकता है। तो हमने प्रूव कर दिया। सो यहाँ पर ऐसे प्रूव हो गया। तो क्या आ जाएगा, कंक्लूजन, देयरफॉर C एंड D coincide, every line segment has only one mid point। वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके दोस्तों, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओवरलैपिंग सेगमेंट। ओके, यहां पर एक लाइन है ए बी सी एंड डी। ओके, ऐसे पॉइंट है। इन द फॉलोइंग फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी है। क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दिया गया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, आपको क्या करना है, प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसा प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, तो यहां पर AC मैंने यहां पर प्रूव कर ही दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से लिख के समझाता हूं कि AC जो है, AC का मेजरमेंट कितना है, AB प्लस BC। ये जो AC है वो क्या है, AB प्लस
BC। ओके, अब BD का मेजरमेंट लेते हैं। BD का मेजरमेंट BC प्लस CD, हम ऐसे लिखेंगे BD का मेजरमेंट CD प्लस BC, BC को पास पास में लिखेंगे। ओके, समझने में कोई दिक्कत ना हो। BD है तो हमने उल्टा लिखा CD प्लस BC। ओके, अब ये दोनों को क्या करो, हम अब जो एग्जाम नंबर 1 था ना, यहां पर आप देख सकते हो कि AC एंड BD दोनों सेम है। ये AC एंड BD सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर एग्जाम नंबर 1, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर देन टू थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, दोनों अपने आप में भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, ये दोनों थिंग्स है, AC एंड BD इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर AB प्लस BC इज इक्वल टू CD प्लस BC हो जाएगा। अब BC BC कैंसल आउट हो गया तो क्या प्रूव हो गया, AB इज इक्वल टू CD। यहां पर प्रूव, ओके, हो गया AB इज इक्वल टू CD प्रूव। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है, बहुत इजी और मजा आ जाएगा। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Not that question is not about the fifth postulate. आपको सोचना है इस क्वेश्चन में, the whole is a greater than the part। आपको उसके कुछ एग्जांपल्स देना है और समझाना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर T इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होगा तो T इज ग्रेटर देन A। ओके, यहाँ पर पार्ट से T क्या होगा, बड़ा ही होगा। ओके, फिर यहाँ पर एक दूसरा भी एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो कि ये क्या है, कंटिनेंट है, कंटिनेंट क्या है, पूरा एशिया, और इंडिया क्या है, एशिया के अंदर है। तो ये पूरा कंटिनेंट एशिया है और उसके अंदर इंडिया है। तो इंडिया बड़ा है या एशिया बड़ा है, तो ऑब्वियसली एशिया बड़ा है। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। जो होल होता है वो पार्ट से क्या होता है, बड़ा ही होता है। सपोज आपके पास एक चॉकलेट है और उस चॉकलेट को हमने यहाँ पर कट करके आपको यहाँ पर ऐसे दे दी, ओके, कटिंग करके, तो ये जो है वो पार्ट है, तो ये होल क्या होगा, always greater than the part। okay, so conclusion, the whole is greater than the part। this holds true in any corner of the world। ये पूरे वर्ल्ड के यानी कॉर्नर पर क्या है, ये सच है, मेकिंग इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके दोस्तों, ग्रेट वर्क, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट वर्क मेरा नहीं, यूक्लिड साहब का बहुत ही अच्छा सा मैथमेटिक्स दिया है। रिव्यू योर प्रूफ्स एंड रीजनिंग, सब्सक्राइब फॉर आवर सॉल्यूशंस फॉर मोर ज्योमेट्री ट्यूटोरियल्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि ये जो ज्योमेट्री है यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, वैसे ही यहाँ पर एक दूसरी ज्योमेट्री आती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्फीयरिकल ज्योमेट्री। ये अर्थ का एक गोला है। ओके, और हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो और यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, और ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो हमने लाइन दोनों की ड्रॉ कर दी, तो ये भी, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, और इसका मान लो 30 डिग्री है, तो 90 90 प्लस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमको क्या मिलेगा,
210 डिग्री। अब ट्राइंगल जो होता है उसका तीनों एंगल का यहाँ पर सम कितना होता है 180 होता है, लेकिन हियर इट इज मोर देन 180 डिग्री। वाई? जब हम अर्थ पर बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उनके तीनों एंगल का यहाँ पर सम 180 से ज्यादा होगा। यहाँ पर कुछ मैथमेटिशियन ऐसे भी थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पूरी अर्थ गोल है और बड़े पैमाने पर, बड़े मेजरमेंट पर हम यहाँ पर ट्राइंगल या कोई भी यहाँ पर सरफेस पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पर एक नई ब्रांचेस का प्रोग्रेस हुआ ज्योमेट्री के नई ब्रांच का, उसका नाम क्या है? स्फीयरिकल। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है वो तो इग्नोर करना। स्फीयरिकल ज्योमेट्री, ओके, इसका प्रोग्रेस हुआ। तो ऐसे भी एक ज्योमेट्री है, ओके, वो हायर मैथमेटिक्स में आती है। दोस्तों मैथमेटिक्स को एंजॉय करना है, लव करना है, बहुत ही लव करना है। मैथमेटिक्स जैसा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।